हाँ जी, निकालो बताओ। ईएमआई में कोई डाउट? जेई एडवांस, ईएमआई जेई एडवांस, कोई डाउट? 29, 27 सर। हाँ, 27, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज़ बोलो। कौन सा सवाल? 27। 27? 27 तो है ही नहीं मेरे पास। 27 कौन सा कह रहा है? विच ये रहा क्वेश्चन? सर, वो रेजिस्टेंस और इंडक्टर को अरे दिया। थोड़ा तेज़ बोल रहे हैं। सर EMI का 27 वाला। ईएमआई जेई एडवांस 27? हाँ। मेरे पास तो 25 पर ख़त्म हो गई। रुको, मुझे देखने दो तुम्हारे कौन से अपलोड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बताओ। ट्वेल्थ IIT, 11th IIT। बोलो इसके अलावा कोई डाउट? एक मिनट। 27, 27 ठीक है। 27 में देखो आवा क्या है कि सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R, ideal inductors L1 and L2 through a switch S as shown. There is no mutual inductance between the inductors, ठीक है। द स्विच इज़ इनिशियली ओपन, पहले ओपन किया हुआ है, फिर t इक्वल टू 0 को स्विच क्लोज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? चलो बताओ क्या मानना है आपका। इसमें आपने कुछ किया क्या? हाँ सर। क्या देख के छोड़ दिया? सर करो सर। सर वो पहले वाले रेजिस्टेंस से I1, हम्म, पहले वाले रेजिस्टेंस से I1 करंट जा रहा है। पहले वाले रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस कहाँ, वो इंडक्टर है। L1 और क्वेश्चन कौन सा L2 है ना। होगा? 27 की बात कर रहे हैं अपन। अरे भाई ये रेजिस्टेंस ना, में। एक मिनट रुको, मैं डायग्राम बनाता हूँ यार। क्या इतना बड़ा कन्फ्यूजन कर रखा है, 12वीं के बच्चे हो तुम लोग। ये देखो, ये रहा सर्किट। ये वोल्टेज इधर कर रखा है, ये L1 और L2 बोला है, और ये रेजिस्टेंस R बोला हुआ है। हाँ, तो बताओ क्या होगा इसका। सर T = 0 पे कि टी इक्वल टू ज़ीरो पर, हाँ, L1 और L2 से करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं करेगा, तो इनिशियल करंट ज़ीरो होगा। ठीक है, फिर तो इनिशियल करंट तो ज़ीरो हो गया, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब बात करते हैं इन दोनों के लिए, तो मैं कहता हूँ कि बाबा यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है -L1 dI1/dt, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है -L2 dI2, सॉरी, dt। अभी क्या है कि बाबा dt और मतलब ये दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, तो ये बराबर किया तो dt से dt गया, माइनस से माइनस गया, तो L1 dI1 इज़ L2 dI2। तो इंटीग्रेट किया तो यहाँ से L1I1 इज़ L2I2। एक बात तो ये हो चुकी है, और मुझे ये भी पता है कि I1 प्लस I2 जो फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद में बनेगा वो होगा V/R। सही है। हाँ सर। हो तो गया यार, हाँ सर। और बोलो। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, क्या डाउट है? 28। 28, 28।
In the figure, switch S1 and S2 are closed simultaneously at t equals to 0. Current starts to flow. वोल्टेज दे रखा है, R दे रखा है, L दे रखा है. Both the batteries have the same magnitude और EMF. म्यूचुअल इंडक्टेंस को हटा दो. द करंट I इन द मिडल वायर रीचेज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट t इक्वल्स टू टाउ. तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ट्रू. मतलब अच्छा ये इनमें से देखना है. तो ये कनेक्ट कर दिया और ये है R, ये है L, ये है वोल्टेज V, ये है R, ये है 2L और ये है वोल्टेज V. तो अब मेरे को देखना है कि क्या देखना है. मुझे देखना है कि बीच वाली ब्रांच में करंट और टाइम कांस्टेंट और मैक्सिमम करंट ये सब चीज़ें क्या होंगी, है ना. यहाँ पे जो करंट कहा है उसको I कहा है. तो क्या करें रे बाबा. सर पहले बार रेजिस्टेंस से I1 करंट जाएंगे ऐसे मान लो. पहले वाले रेजिस्टेंस से मैं मान लेता हूँ यहाँ पर I1 करंट जा रहा हो. और दूसरे वाले से I2. यहाँ से बैटरी उल्टी लगी है तो मुझे इसको ऐसा मानना पड़ेगा. ये मान लेंगे तो अच्छा रहेगा. मतलब ये I2 मैंने ऐसे मान लिया. ठीक है. तो अभी मैं अगर सर्किट इसमें यहाँ पर करंट I लिखता हूँ तो I वुड बी इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा रे. I2 माइनस I1. हाँ ये आ जाएगा I1 माइनस I2, है ना. ये I1 माइनस I2. तो अभी सर्किट में यहाँ पर KVL लगाओ. क्या लिखा जाएगा. वो होगा V माइनस R माइनस L डी I1 बाई डी टी बराबर 0. फिर जब मैंने इसमें KVL लगाई तो ये लिखा जाएगा V माइनस आई आर, V माइनस I1 और ये आ गया V माइनस I2R और माइनस 2L इंटू डी I2 बाई डी टी बराबर 0. एक रिलेशनशिप तो ये बन चुका है. ठीक है. अब मुझे निकालना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. और तीसरा रिलेशनशिप ये पता हुआ है. तो एक काम करते हैं ना. सर I1 की वैल्यू डायरेक्ट आती है सर. I1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी. I1 की वैल्यू डायरेक्ट बिल्कुल आ जाएगी इस इक्वेशन से. V by R. हाँ तो ये I1 इज इक्वल्स टू V बाय R 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय टाउ एंड टाउ मतलब L बाय R. I2 की वैल्यू जो बनेगी वो होगी V बाय R 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन 2L बाय R. यही बनेगा. और बीच वाली ब्रांच का करंट आ चुका है. अब कर लीजिए बेटा. कर पाएंगे आगे. अब इसको मैक्सिमम करना है. मतलब I निकाल दिया. सवाल में देखो मैक्सिमम ए ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू वगैरह ये सब पूछी हुई. तो कर लेंगे आगे. अगला बोलो. बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी डाउट. डन. जेई एडवांस खत्म. 2 सवाल. एनीबडी एल्स. यार क्या है मतलब क्या सवाल तुम पूछने चाहिए कि मेरे को ऐसे बार बार पूछना चाहिए कि तुम्हें आता ही नहीं आता. चलो ख़त्म. तो आगे बढ़ते हैं एंड विल बी स्टार्टिंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ simple हार्मोनिक मोशन. तो सबसे पहले तो देखते हैं कि यार इसका नाम ही सिंपल हार्मोनिक क्यों है. ठीक है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यार क्या होते हैं ना, हार्मोनिक मोशन कई टाइप के होते हैं. ठीक है. हार्मोनिक मोशन जो होते हैं कई टाइप के होते हैं और इसकी डिटेल आपको मैकेनिकल इंजीनियर में मिली थी. मतलब मुझे तो मिली थी. अब आप मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे तो मिलेगी आपको, कि उसमें आपको थोड़ी सी
एडवांस्ड हार्मोनिक मोशन देखने को मिले थे, क्योंकि कई सारे हार्मोनिक मोशन को मिक्स करके बना दिया होता है उस हार्मोनिक मोशन को। तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं? तो बाबा ये क्या होता है, हार्मोनिक मोशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, हार्मोनिक मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब हार्मोनिक मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म तो यहाँ पर ठीक है, ठीक है, और बाकी सभी जो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन होते हैं, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द सम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये जो कोई भी मोशन होगा, मुझे नहीं पता क्या है, अभी जितनी आपके नॉलेज है उसके बेसिस पे तो ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे पता नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, लेकिन हाँ भैया हार्मोनिक मोशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ हार्मोनिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द सम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन एंड क्या रे, ऑल अदर forms of harmonic motion can be expressed in terms of addition of सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के एडिशन के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड हार्मोनिक मोशन को। तो चलो, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नया चैप्टर है, तो कुछ नई टर्म्स हमने देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, व्हाट डू यू थिंक, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो कुछ टाइम के बाद रिपीट हो। बिल्कुल, ऐसे मोशन जो कि अपने पैरामीटर्स को रिपीट करे और एक कांस्टेंट टाइम के बाद में रिपीट करें। मतलब ये क्या होता है ना कि जैसे अभी मैं चला गया कि मान लो अपनी धरती माता है, अपने सन, ये मतलब सन के अराउंड में घूम रही है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि बाबा धरती माता ने अपना जो पूरा पाथ पूरा फॉलो किया है ना, वो पूरा पाथ दैट उसने हर एक चीज़ को वो फॉलो किया है। मतलब ऐसा नहीं कि एक चक्कर काटने में अभी पॉइंट ए से गई तो दूसरे चक्कर में पॉइंट बी से गुजर रही है, नहीं, मतलब वो सारे पैरामीटर्स जो थे ना पाथ के, वो सारे फॉलो हो रहे हैं। तो जैसे मान लो ये धरती माता ऐसे गोल 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 घूम रही थी, तो एक चक्कर काटने में यहाँ से पास करी, तो अगले चक्कर काटने में भी यहीं से पास करेगी, तो अगले, मतलब ये सारे पॉइंट जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। तो एक पहली बात तो ये सारे पैरामीटर्स ऑफ दिस मोशन रिपीट हो रहे हैं। दूसरी बात क्या हो रही है कि बाबा ये जो चक्कर काटने में टाइम लगा है वो कांस्टेंट है। तो ये जो मोशन कहा जाएगा, ये कहा जाएगा पीरियोडिक मोशन ना, कि बाबा अपने पाथ के यानी कि ट्रैवलिंग के सारे पैरामीटर्स रिपीट हो और एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद में अपने पाथ को ये वापस पूरा रिपीट करने लग जाए, तो दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि अपन इंसान नहीं, अपन रोबोट है ना। अपन ने डिसाइड कर लिया कि भाई दिन में 11:30-12 घंटे, मतलब 11:30-12 बजे आपकी क्लास ख़त्म होती है। कितनी बजे होती है? 11:30 पे ख़त्म होती है। 11 बजे ख़त्म होती है। अच्छा, 2 क्लासेस चलती हैं क्या आपके यहाँ पर एक साथ? नहीं, 11 बजे छूटती है। 11 बजे छूटती है, तो 11:30 बजे वाले के लिए एक्स्ट्रा चलता है क्या कुछ? क्यों रे 11:30? हाँ, कोई एक्स्ट्रा पढ़ाता है तेरे को आधा घंटा? घर पे क्या टाइम पास करके बस बैठता है कि क्लास 11:30 बजे छूटती है, थोड़ा लेट पहुंचूंगा घर पे, ऐसा कुछ करता है क्या? तो अब देखो, बोर्ड के लेक्चर रहते सर। अच्छा, बोर्ड के लेक्चर रहते हैं आधे घंटे का क्या? 11:30 नहीं सर, वो मंडे और ट्यूसडे को रहता है। मंडे और ट्यूसडे को रहता है। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब देखो कि जैसे अपन अब रोबोट बन गए, मतलब अभी करंट स्टेट में हो वो नहीं, अपन रोबोट बन गए। मान लो मैंने कह दिया कि भैया ये रोबोट पढ़ेगा दिन के 10 घंटे, तो 12 बजे से 10 बजे तक, 11:30 बजे मान लो छूट गए, है ना, और 11:30 बजे से ही कर लो, इनफैक्ट 11:30 बजे से रात को
रात को 10 बजे तक आप कंटिन्यूस, मतलब वो रोबोट जो है कंटिन्यूस पढ़ता रहा, है ना, रोबोट जो है कंटिन्यूस पढ़ता रहा और उसके बाद में बस सो गया, है ना, सो गया, सुबह उठा, क्लास करी, फिर वापस से ये साइकिल रिपीट। तो इसके दिन का जो हर एक पैरामीटर है वो रोज़ के रोज़ रिपीट होगा, है ना। आज भी उसने वही किया, कल भी उसने वही किया कि क्लास करी, फिर वही 10.5 घंटे एकदम सीधा घंटे कंटिन्यूसली बैठा और फिर वापस सो गया। तो ये अगर जो पैरामीटर सब कुछ होते तो ये कहा जाएगा पीरियोडिक मोशन। अभी मैं दूसरी बात करता हूँ कि बाबा जैसे ये कर लीजिए कि मान लो तुम हो, अब तुम होगे तो क्या होगा कि सुबह 3-4 घंटे की क्लास तो करोगे 8:30 बजे या 7:30 बजे जब भी होती है, तो 7:30 बजे से अपनी क्लास शुरू करोगे और फिर 11:30 बजे या 11 बजे जब ख़त्म होती है, ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम पास किया। आज कल क्या किया, किसी ने खाना खा लिया, कल क्या किया, शायद क्लास के बाद में इतना मोटिवेट हुए कि पढ़ ही लिए। तो दिन में इनका ये सारा जो पैरामीटर्स हैं रोज़ के रोज़ अलग अलग बन रहे हैं, तो क्या ये पीरियोडिक मोशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पीरियोडिक मोशन के लिए क्या है कि पूरे जो कुछ भी चीज़ें हैं ना वो एग्जैक्टली सारी की सारी रिपीट होनी चाहिए। हाँ, रिपीट होनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि भैया ये बच्चा जो है रोज़ 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक क्लास तो करता है, तो इतना पार्ट तो उसने रिपीट कर लिया, लेकिन बाकी पार्ट ऑफ द डे जो है ना वो रिपीट नहीं हो पाया, बाकी पार्ट ऑफ द डे वो रिपीट नहीं हो पाया। दैट्स वाई ये क्या कहेगा, पीरियोडिक मोशन नहीं कहा जाएगा। देखो अभी दूसरा पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अपना चंदा मामा, है ना, चंदा मामा हो जाएगा। अर्थ जो है चंदा मामा के अराउंड रिवॉल्व करता है, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। और हाँ, अर्थ चंद्रमा में क्या राउंड रिवॉल्व करते हैं? अर्थ चंदा मामा के अराउंड रिवॉल्व करता है। उल्टा। अरे भाई चंदा मामा सैटेलाइट है अपने लिए। सर आप ही बोलिए। उल्टा। मैंने बोला क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, मतलब चंदा मामा रिवॉल्व करता है अर्थ के, है ना। ठीक है भाई, थोड़ा समझ जाया करो, ऐसे कभी कभी हो जाता है। नहीं सर, आप देख कर तुम कभी क्या हो गया? कुछ नहीं सर। हाँ, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा होगा पक्के से, नहीं सर। है ना। इतना स्मार्ट है नहीं तू जितना तेरे को लगता है है ना। तो चलो बाबा आगे देखते हैं कि देखो मून जो है ना वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो वो 24 घंटे में कितने 24 घंटे में करता है रिवॉल्व, क्या करता है, 1 महीने में करता है, सॉरी 1 महीने में करता है, 1 महीने में करता है। और अर्थ अपने अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड 24 घंटे में रिवॉल्व करती है। तो अभी क्या हो रहा है कि अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन वो हो जाएगा एक पीरियोडिक मोशन। चंदा मामा का अपनी धरती माता के अराउंड रिवॉल्यूशन वो हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो यू गेट द आइडिया। तो चलो इसमें पीरियोडिक मोशन में लिखो इफ अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, if a body repeats its motion after a regular interval of time, after a regular interval of time, after a regular interval of time, the motion is called, the motion is called periodic motion. Periodic motion, and the time interval is called, and the time interval is called time period of, time period of time period of that periodic motion, time period of that periodic motion. ठीक है, अब एक और होता है अपना ऑसिलेटरी मोशन। तो अगला लिखें बाबा, ऑसिलेटरी मोशन। क्या लगता है क्या होगा ये? हाँ, क्या होगा ऑसिलेटरी? क्या कह रहा है? जो ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट कर रहा होगा। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है?
टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मोशन। तो बाबा ऑसिलेटरी मोशन के बारे में अगर हम सोचें तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है ना। टू एंड फ्रो मतलब आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, मतलब एक पॉइंट के अबाउट में ये ऐसा 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 मोशन जो होगा दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो लिखें इफ द पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो to and fro on same path having equilibrium हाँ सर एक बार फिर से बोलो। अरे यार फिर से मत बोलो, हाँ दोबारा शुरू कहाँ से किया बोलो। If the particle If a particle moves to and fro on same path having equilibrium somewhere inside its path then motion is called oscillatory motion। नेक्स्ट लाइन में लिखें every free oscillatory motion is periodic motion but every periodic motion is not oscillatory मतलब समझ रहे हो कि बाबा हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक होगा, हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होगा। पीरियोडिक का तो मतलब क्या है कि कुछ भी करे, वो एक गोल चक्कर काट के आ जाए, तो गोल चक्कर काट के अगर आ गया तो भैया वो थोड़ी ना ऑसिलेटरी हुआ। लेकिन हाँ ऑसिलेटरी मोशन जो होगा दैट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज पीरियोडिक। डन? हाँ जी, तो अभी इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ये देखो, ये है अपना सेंटर जहाँ अपन ने कील लगा दी, यहाँ पर ये रस्सी में लगा दिया m मास का ब्लॉक, और इसको स्पीड दे दी मैंने। कितनी स्पीड दे दी? स्पीड v0 दे दी, और वो ग्रेटर देन है √5gl। ज़रा सोच के बताइए, विल इट बी पीरियोडिक और विल इट बी ऑसिलेटरी और विल इट बी बोथ? पीरियोडिक होगा सर। हाँ जी, पीरियोडिक होगा। ऑसिलेटरी नहीं सर, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? पूरा सर्कल होगा ना। हाँ ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्कल हो जाएगा, टू एंड फ्रो नहीं होगा। पीरियोडिक दोनों है। तो यहाँ पर इसको कह सकता हूँ दिस इज ओनली पीरियोडिक, एंड दिस वन दूसरा वाला नहीं सर, दोनों। ये क्या होगा? ओनली पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी दोनों, बोथ ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक। मतलब इसका जो पाथ रहेगा ना वो कुछ ऐसा 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 कुछ रहेगा, और इसका जो पाथ रहेगा ये गोल चक्कर का रहेगा। ठीक है ना, गोल चक्कर का रहेगा। तो मैं देख सकता हूँ कि बाबा ये जो स्पीड है अगर √2gl से कम कर दी गई तो बोथ ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक रहेगा, एंड स्पीड को √5gl से कम कर दिया, √5 ज़्यादा कर दिया, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन पक्का, तो ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। सही है? ठीक है, अब लिखे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन
इसमें लिखें इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेशन, it is a specific type of oscillation in which particle oscillates on a straight line on a straight line. The acceleration of the particle is always directed towards a fixed point on the line, and its magnitude is proportional to the displacement of the particle from the point. This fixed point is called the center of oscillation. देखो यार, ये जो बात अपन ने करी उसको अपन कर लेते हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है। ये रहा पार्टिकल, एक इस तरह से इस पाथ पर चल रहा है। फिर क्या बोला कि एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, ये फिक्स पॉइंट के अबाउट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल में इसका एक्सेलरेशन रहने वाला है। एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, टुवर्ड्स दिस फिक्स पॉइंट। यानी कि मान लीजिए पार्टिकल अगर यहाँ था तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, यहाँ होगा, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू क्या होने वाली है, एक्स होने वाली है। और दूसरी बात, अगर मैं वेक्टर का गेम खेलता हूँ तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन वाली बात कही गई, इसको कई बार में इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों? क्योंकि बाबा जब ये पार्टिकल यहाँ पर आया, यानी कि जिस सेंटर पर है वहीं पर ही आ गया, तो बताओ सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। दूरी अगर ज़ीरो हुई तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू दूरी। तो भैया दूरी ही ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, और एक्सेलरेशन ज़ीरो तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बोलो या उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो, दोनों एक ही पॉइंट को इंडिकेट करने ही वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। तो इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, माइनस तो वैसा ही रहा, और यहाँ पर कर दिया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, ये बन जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो यहाँ से बन जाएगी। आपको इंटीग्रेशन मैथ्स में सिखाएंगे, इसका मुझे नहीं आता, नहीं मतलब आता है लेकिन अभी बताएंगे नहीं। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव।
तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी x का फंक्शन है, राइट हैंड साइड में भी x का फंक्शन है, दोनों को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ज़रा समझते हैं इस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं a का मतलब क्या है। a लिखा जाता है एम्पलीट्यूड। ज़रा ये बताइए कि बाबा x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी बन सकती है? इस इक्वेशन की मदद से बताइए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है? a बन सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब और x की मिनिमम वैल्यू कितनी बन सकती है यहाँ पर? मतलब माइनस ए बन सकती है। और इसका मतलब x की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में यहाँ पर वैरी कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये x इक्वस टू ज़ीरो यहाँ पर बनाया, ये बना दिया x इक्वस टू प्लस ए, और ये बना दिया x इक्वस टू माइनस ए। ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, x की वैल्यू पार्टिकल के लिए हमेशा प्लस ए से माइनस ए के बीच में ही लाई करने वाली है। चलिए अब बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ज़रा सोचो, अगर मैंने t की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दी तो साइन के अंदर में कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा, है ना। t की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी तो साइन के अंदर में 5 बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं t की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा कर देता हूँ, t की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा कर देता हूँ, तो ये वाला बताइए कि इसकी जो वैल्यू बन जाएगी ये कितनी बन जाएगी अंदर में, साइन के अंदर में? साइन ऑफ 2 पाई प्लस 5, यानी कि साइन 5 वापस बन जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, किसका, x का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ग्राफ कोई बता सकता है कैसा दिखेगा? साइनसोइडल ग्राफ दिखेगा। t की वैल्यू 0 होने पर इसका जो ग्राफ शुरू होगा वो साइन 5 से शुरू होगा, और टाइम बढ़ने के साथ में ये ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो 5 की वजह से ना दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा एनालिसिस करने में, तो एक काम करते हैं, हमारी जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का बना रहे हैं। इसमें हमने 5 को 0 ले लिया, है ना। 5 जो है वो मोशन ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, कभी 0 भी होगा, कभी पाई भी हो जाएगा, कभी 2 पाई, कभी 3 पाई, कुछ भी हो जाएगा। तो अभी मैं वो सिचुएशन देख रहा हूं जिसमें a साइन ओमेगा टी है। तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से शुरू होगा, और ग्राफ दिखने में ऐसा पाया जाएगा। अच्छा बताओ, साइनसोइडल फंक्शन जो बनता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है या ए पीरियोडिक? मैथ्स में देखा होगा आपने, पीरियोडिक फंक्शन होता है। और मैं देखता हूँ कि बाबा यहाँ पर ये जो टाइम हुआ होगा दैट इज पाई बाय ओमेगा, यहाँ पर टाइम हुआ होगा 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ का टाइम हुआ होगा 3 पाई बाय ओमेगा, एंड सो ऑन। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊं तो, एक मिनट, सॉरी, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बाबा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आगे रिपीट होता जा रहा है, यानी कि x की वैल्यूज जो है ना एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट होती जा रही हैं। और वो फिक्स टाइम इंटरवल कितना आ गया बोलो? 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसका मतलब मैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर लिखूं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिखा जाए तो दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि बाबा जो SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसका टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अभी वापस आते हैं, ये फाई है, यहाँ पर हमने लिखा फाई। तो फाई को अभी थोड़ी देर बाद डिटेल में समझेंगे, फाई को मैंने बस अभी बोल दिया दिस इज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। तो इसका मतलब तो हल्का सा समझ ही सकते हैं, t की वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए तो साइन के अंदर में क्या बच जाएगा?
फाई बच जाएगा। तो फेज का मतलब क्या होता है, साइन के अंदर का जो एंगल का मसाला है उसे अपन फेज बोलते हैं। तो टी की वैल्यू 0 कर दी तो वो हो गया इनिशियल, और एंगल है इसीलिए उसको कह दिया फेज। और डिटेल में इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, थोड़ी देर में अपन बता पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि मैं वापस थोड़ा सिंपलिस्टिक में आता हूँ, ए साइन ओमेगा टी में आता हूँ। तो देखो क्या हुआ कि ये मैंने x इक्वस टू 0 बनाया, ये मैंने x इक्वस टू माइनस ए बनाया, ये x इक्वस टू प्लस ए बनाया, और ये x इक्वस टू 0 बना दिया। तो अब देखते हैं कि t की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी है ना, t की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी तो देखना क्या हुआ कि बाबा ये कहाँ जाएगा, x इक्वस टू 0 पर आ जाएगा। तो पार्टिकल कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। फिर अब टाइम बढ़ने लगा तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, x के पास ये a के पास में जाएगा। ये यहाँ इस तरह टाइम बढ़ता गया, x की वैल्यू a के पास में जाती गई। अब टाइम और बढ़ा दिया तो देखो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर पहुंचने में टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ तक पहुंचने में पाई अपॉन ओमेगा, ये रहा। हाँ पाई। फिर उसके बाद में ये टाइम और बढ़ा दिया तो ये इधर गया। यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई 2 क्या कर रहे हो रे, इसका टाइम बताओ, ये वाला टाइम बताओ, चलो पाई बाय 2 ओमेगा, ये वाला टाइम बताओ। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर टाइम जो हो जाएगा दैट इज 3 पाई बाय 2 ओमेगा। टाइम और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, टाइम और इंक्रीज कर दिया जाए तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, वापस राइट किए x इक्वस टू 0 पर आ जाएगा। तो ये यहाँ आ गया। फिर उसके बाद में अभी टाइम और बढ़ा दिया तो वो वापस वैसा ही मोशन शुरू कर देगा जो अभी हमने ये ड्रॉ किया है वाइट लाइन से। तो इसका मतलब ये जो मोशन है ना वो मतलब ऐसे कई बार रिपीट होता जा रहा है, सिक्वेंशली ऐसे रिपीट 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 होता जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिएगा मैं अगर एम्पलीट्यूड देखता हूँ तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो बताइए एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x है। तो मैं कह सकता हूँ बाबा x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी 0 रह जाएगा। अच्छा मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पे बताइए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर मैक्सिमम आ गया। अच्छा बताइए इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई, हुई है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या रही होगी, 0। फिर से कहता हूँ कि बाबा जहाँ कहीं भी मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ऐसे चेंज हो जाती है, ये राइट में जाते हुए फिर लेफ्ट में आ गया, तो मैं देखता हूँ पहले राइट में जा रहा था और फिर लेफ्ट में आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट पर ऐसा रहा होगा कि बाबा इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आई तो बीच में 0 भी तो आता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रही है, 0 रही है, 0 रही है। ठीक है, तो अब मैं दूसरे एक्सट्रीम की बात करता हूँ, यहाँ पर x इक्वस टू माइनस ए की बात करता हूँ। तो वंस अगेन वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 0। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब देखो ये इसे जो कहा जाता है, ये जो मिडिल पॉइंट है इसे कहा जाता है मीन पोजीशन। मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि बीच में है ना, मीन पोजीशन। फिर मैं बात करता हूँ कि ये जो x इक्वस टू a है ये क्या है, एकदम राइट मोस्ट पॉइंट बना हुआ है, तो इसे कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। और सिंस ये राइट में है तो कई बार राइट एक्सट्रीम पोजीशन भी बोल देते हैं इसको। एंड दिस वन जो एकदम उल्टा लेफ्ट में बना हुआ है तो उसे भी क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। तो एसएचएम होता है वो क्या होता है, एसएचएम होता है दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में पार्टिकल मूव कर रहा होता है और दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में
एक मीन पोजीशन भी बैठी होती है। अच्छा बताओ, एक्सट्रीम और मीन के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा? 2a एक्सट्रीम और मीन के बीच का गैप होगा वो कितना होगा? ए 2a होगा। अबे ए होगा, कौन सी मैथ्स पढ़ता है रे? 2a। a अबे x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू 0 के बीच का गैप, a ना हाँ ए। ए हो जाएगा। तो बाबा जो भी 2a वाला है थोड़ा सा देख तो लो। तो एनीवेज अब देखो आगे बात करते हैं। तो मैंने देखा कि x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a में जो गैप होता है वो हम बचपन से कह सकते हैं a ही आता है ना, 2a नहीं आता। तो दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि x इक्वल्स टू a मतलब क्या कहा जाएगा? एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाएगा? एम्पलीट्यूड। यानी कि एम्पलीट्यूड के बारे में अगर लिखें तो एम्पलीट्यूड लिखा जा सकता है, इसे कहा जा सकता है मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, और सेपरेशन बिटवीन कौन से दो पॉइंट? extreme and mean एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड अपना क्या बन जाएगा? मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन या सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन, दोनों एक ही बात को दिखा रहे हैं। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं sir. नहीं sir. ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ कि बाबा जैसे हमारे पास पता लग चुका है एक्सट्रीम पोजीशन ये है, मीन पोजीशन ये है, और अब मैं लिखता हूँ हमारा एक्सेलरेशन आ गया, हमारे पास में पोजीशन आ चुका है। तो पोजीशन आ गया तो वेलोसिटी भी तो आ सकती है। तो आई कैन से कि सिंस x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, अभी ओमेगा टी लिखते हैं, फाई की वैल्यू 0 कर रखिए। तो यहाँ से मैं अगर वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा? v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, आप बताएं क्या बनेगा? एक को बाहर आ जाएगा ये आ cos जाएगा omega t ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना? ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो चलो इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले एक और एक्सेलरेशन में निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो क्या आ गई है? ए ओमेगा, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? minus omega sin माइनस है ना, एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा ना इसका। हाँ सर तो देखो ये आ गया है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि भैया हमने जो इंटीग्रेशन शुरू किया था वो यहीं से तो किया था। कहाँ गया ये रहा, कि हमने जब इंटीग्रेशन शुरू किया, जब ये इंटीग्रेट किया तब हमने पाया कि जो x की वैल्यू है वो इतनी आ चुकी है। जब x की वैल्यू है इतनी आ चुकी है, इसका मतलब ये वाला x इस बात को तो फॉलो करेगा तभी जाके तो आया होगा। जब इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमें अगर ये मिला, इसका मतलब ये x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ सर, हाँ सर। तो मैंने देख लिया कि बाबा यहाँ पर देखो सेटिस्फाई करते हुए दिख गई एकदम चकाचक, कि हमने देखो x को इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी से शुरू किया था और वहां से हमने एक्सेलरेशन निकाला तो देखा कि बाबा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ चुका है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, अब आते हैं वापस वेलोसिटी के पास में। तो वेलोसिटी कितनी आ चुकी है? दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जरा सोचिए, t की वैल्यू 0 करते हैं तो इसका मतलब ये v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम ए ओमेगा, हाँ ए ओमेगा, a ओमेगा आ जाएगी। अच्छा, v की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? a ओमेगा। ए ओमेगा, ए ओमेगा। इसका मतलब टाइम इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी इस सिचुएशन में, यानी कि यहाँ पर इस इक्वेशन में मैक्सिमम है। तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था? जरा सोच के बताओ। ये हमने बनाया था ना इसका मोशन, कहाँ पर था पार्टिकल? हाँ जी, मीन पोजीशन पे था। मैंने यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, x इक्वल्स टू ए साइन
ओमेगा टी का मोशन इस ऊपर तरफ ये बना रखा है वाइट लाइन से, और टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पर है। इसका मतलब मीन पोजीशन पे स्पीड यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू मैक्सिमम, कि मीन पोजीशन पे जब कभी भी पार्टिकल आएगा तो उसकी स्पीड होगी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो स्पीड, मैक्सिमम एक्सट्रीम पे जाएगा तो स्पीड 0, वेलोसिटी 0, हाँ जी, स्पीड 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम मैक्सिमम हो जाएगा। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0। 0। तो अभी देखो क्या होगा ना, कई सवालों में आपको, जैसे यहाँ तो एकदम एक्सट्रीमली क्लियर मैंने आपको कर दिया है कि बाबा कौन सा मीन है कौन सा एक्सट्रीम है। अभी क्या होगा कि अभी कई सवालों में आपको ये क्लियर नहीं दिया जाएगा कि कौन सा पोजीशन मीन पोजीशन है, कौन सा एक्सट्रीम है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक्सट्रीम को कैसे पहचानेंगे बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और स्पीड मैक्स होता है, मैक्सिमम, और स्पीड 0 होती है। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होती है, और स्पीड 0, मैक्सिमम होती है। एक्सेलरेशन इज 0 एंड स्पीड इज मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे किसी एक्सट्रीम पोजीशन को और मीन पोजीशन को। कोई डाउट है क्या, बोलो। नहीं सर, ठीक है, नहीं सर। तो मेरे पास अब देखो क्या आ गया कि v के वैल्यू आ चुके हैं, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इस पॉइंट पे मैंने देखा कि बाबा मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड इज मैक्सिमम। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो जनरली हमारे पास में ये जो ऑसिलेशन करवाए जाते हैं, ये ऑसिलेशन किससे करवाएंगे, कोई ना कोई फोर्स होगा, जो फोर्स लगा होगा इस तरीके से लगने का काम कर रहा होगा कि बाबा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, ऐसा कुछ लगना चाहिए। तो ऐसा लगने के लिए सबसे इजी फोर्स जो हमारे पास में है, और वो कई बार आपको दिखेगा, वो कौन है, स्प्रिंग। ये मान लीजिए मास m, ये मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट k, और ये मैंने सरफेस पर रख दिया, एंड मैंने कहा कि ये सरफेस जो है दैट इज स्मूथ। अब ये सरफेस स्मूथ है, ज़रा सोचिए कि अभी ये नेचुरल लेंथ पर था, कौन, स्प्रिंग। तो क्या कोई फोर्स लग रहा होगा इसका, नहीं सर, नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, सब कुछ आराम से जिंदगी इनकी चल रही है। अब देखो मैंने क्या किया, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इस पोजीशन से इस ब्लॉक को थोड़ा सा इधर धक्का लेके इधर पुल कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस ब्लॉक को पुल करके छोड़ दिया, तो बताओ इनिशियल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड हो चुकी है 0, तो यहाँ पर स्पीड है 0। अब स्पीड 0, तो इसका मतलब ये, अगर मैं इसका फोर्स देखता हूँ तो ये यहाँ से इसके बीच के गैप को मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए x। तो फोर्स अगर लिखा जाएगा तो वो क्या लिखा जाएगा, माइनस के एक्स। हाँ सर, ठीक है, और फोर्स लिखा जाए तो उसको लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस के एक्स। और इसको अगर लिखें तो हमारी अच्छी चीज़ें दिखने लग गई हैं, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। और अपने को पता है एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोनों को देखो क्या संबंध दिख रहा है, ओमेगा की वैल्यू ये एसएचएम के लिए आया था, और ये चीज़ हमने यहाँ पर इक्वेशन से निकाली, ये मतलब ये स्प्रिंग के लिए निकाली, स्प्रिंग के लिए लिखा। तो दोनों को कंपेयर किया तो बताओ ओमेगा की वैल्यू या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, के बाय एम। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर के बाय एम। इसका मतलब जो यहाँ पर ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड भी कुछ होगा, और उसका टाइम पीरियड कितना लिखा जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और वो आ चुका है 2 पाई अपॉन रूट ओवर के बाय एम, यानी कि 2 पाई रूट ओवर एम बाय के, इस तरीके से बन चुका है। तो अपने पास पता लग गया कि भैया यहाँ पर जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, उसका जो मोशन का रिलेशनशिप है वो इस तरीके से दिख रहा है। और जैसे ही ये रिलेशनशिप दिखा, इसका मतलब मैं यहाँ से देख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। इसका मतलब हम इसे चीख के बोल सकते हैं भैया एसएचएम होगा। और एसएचएम जैसे ही समझ में आया
तो हमने एस एच एम की इक्वेशन लिख दी और दोनों को कंपेयर किया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो हमें दिखा इसका टाइम पीरियड क्या होगा। चलो ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम जनरली कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ से रिलीज किया था तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक वापस कहाँ जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ। ये यहाँ पर क्या थी, ये हो गई मीन पोजीशन। पता कैसे लगा मीन पोजीशन है ये, वेलोसिटी 40 40 इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो है। सबसे अच्छा तो बात अपने को यही है ना कि बाबा एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों, क्योंकि जब ये नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा, नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू जीरो, फोर्स की वैल्यू जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन जीरो मेरे पास बन चुका है, तो ये मीन पोजीशन बन गया, एक्सेलरेशन जीरो बन गया। अब मैं बात करता हूं, जब ये मीन पोजीशन पर आया होगा तो क्या इसकी स्पीड जीरो रही होगी? नहीं नहीं, तो यहाँ पर स्पीड इनफैक्ट क्या रही होगी, मैक्सिमम रही होगी, क्योंकि अपनी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में, और फिर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जब कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में तो मीन पोजीशन में तो पोटेंशियल एनर्जी ही जीरो हो गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, यानी कि स्पीड मैक्सिमम हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये ब्लॉक क्या यहाँ पर रुक पाएगा क्या? नहीं नहीं रुक पाएगा। नहीं। तो ब्लॉक क्या करेगा, इधर लेफ्ट में चला जाएगा अपनी स्पीड की वजह से, यहाँ पर ये लेफ्ट में चला जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं कि जब ये लेफ्ट में गया तो वेलोसिटी किधर है, लेफ्ट में। फोर्स बताओ कहाँ लगा होगा? राइट राइट में। Right. दोनों ऑपोजिट है। Right स्पीड में लगा। बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो आई कैन से कि बाबा यहाँ पर स्पीड कम होने लगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ स्पीड जीरो। इस पॉइंट को क्या कहा जा सकता है? एक्सट्रीम 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 पोजीशन। और ये भी क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक बार सोचो, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि बाबा कोई पार्टिकल जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है जिसका मास m है, अगर उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो ये अपनी पोजीशन मीन पोजीशन के अबाउट में करेगा ऑसिलेशंस, और वो ऑसिलेशन होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। डन है? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं सर। नोट कर लिया? हाँ ठीक है, नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से क्या आ गया, x अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से मेरे पास वेलोसिटी आ गई थी कितना, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब v अपॉन ए ओमेगा अगर कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो आपको लग रहा है मैं कहाँ जाने वाला हूँ अब? हाँ, स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब ये देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस वुड बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से v स्क्वायर बाय क्या करें रे, वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ही रहने दो अभी, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कुछ तो काट दो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया। तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखना ये बहुत काम आएगा, ये वाला जो रिलेशनशिप है
ये बहुत काम आएगा। ओमेगा तो क्या थी बोलो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए तो क्या है? एम्पलीट्यूड। सी। एम्पलीट्यूड। एंड एक्स क्या है बोलो? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस? मीन से। हाँ, मीन position। पोजीशन से। तो ये आ जाएगा सेपरेशन फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब वही है वो एक्स जो था ना, एक्सलेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो वाला एक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में वेलोसिटी और एक्स के बीच का संबंध भी आ चुका है। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैंने स्प्रिंग और एक ब्लॉक ले लिया जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट के बाय एम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं बाबा। कोई भी एसएचएम हो जिसमें कि हमने स्प्रिंग लगा दिया है, जिसमें कि हमने मास लगा दिया है, तो उसमें ओमेगा की वैल्यू आ गई, और ओमेगा की वैल्यू आ गई तो साथ में हमने बाकी चीज़ें भी उसकी निकाल ली हैं कि बाबा उसका मीन पोजीशन क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, फलाना 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 क्या होगा। डन है? सर नीचे ना है, थोड़ा थोड़ा नीचे। हाँ सर। हाँ बस बस बस। ठीक है बाबा। डन? नहीं सर, एक मिनट। थोड़ा सा नीचे। हो गया सर? हाँ जी, तो अब मेरे पास बन चुका है वेलोसिटी। अब मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड अभी क्या लिखा था रे बाबू? ये टाइम पीरियड जिसको हम t से इंडिकेट करते हैं, t की वैल्यू आ गई थी 2 पाई अपॉन ओमेगा। ज़रा सोचिए, फ्रीक्वेंसी नाम की एक टर्म हमने सुनी थी, फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड। तो क्या हो गया? ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसका मतलब ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, है ना। अल्टरनेटिंग करंट में भी मैंने इस चीज़ को यूज़ करते करते एक जगह रुक गया था। क्यों? क्योंकि अपने को पता ही नहीं था, है ना। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ अब अपन एकदम बिंदास तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा। तो आगे वाला टॉपिक थोड़ा लंबा है, अभी इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं सर। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग अभी इतना ही रखते हैं। अभी अपन करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या करें? अच्छा ये खत्म हो गया ना ईएमआई? ईएमआई खत्म, तो अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करेंगे। और कल किस में? अल्टरनेटिंग करंट के S1 कर लेते हैं, है ना। और आपके पास टाइम फिर भी बच जाता है तो खुद से आगे सवाल करना शुरू कर दो, रुकना मत कि सर ने तो S1 ही दिया था और टाइम मेरे पास ज़्यादा है तो मैं मस्ती मार लेता हूँ। अगर आपके पास टाइम बच जाता है, मोटिवेशन बच जाता है, तो आप ज़रूर आगे करें। चलो ठीक है, हाँ सर। ओके बच्चा, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।